we are going spectra that was left from the Bohr's part. I told you that I will take this topic in the next class. Important है इसके calculations बेटा, mathematical है topic, very easy calculations are involved. Okay. Now regarding the spectra and the calculations regarding to the spectra, the spectra of hydrogen atom and hydrogen like ions. तो इससे पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्पेक्ट्रा होता क्या है, स्पेक्ट्रा किसको बोलते हैं. देखो, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, इतना स्मॉल पार्टिकल है कि इलेक्ट्रॉन के केस में ना हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इसको हम देख पाएंगे. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को नहीं अभी तक देख पाए हैं तो इसका तो ये मीनिंग हो गया कि ना भी हो इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी हो सकता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स को हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते एग्जैक्टली कब ये कहाँ पे है, पर इसके फुटप्रिंट्स को चेज किया जा सकता है. और इसका फुटप्रिंट क्या है, होता क्या है बेसिकली इसमें जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे चला जाता है. अब आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के हर एक लेवल की एक फिक्स एनर्जी होती है. तो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप कर जाता है. तो जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप कर जाता है और वापस से लो एनर्जी वाले प्लेटफॉर्म पे आता है, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट तो अनस्टेबल है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि ये रिकॉर्ड ऑफ द एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन के होने का प्रूफ है, एविडेंस है. तो स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रा की कैलकुलेशन से ही हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था. ठीक है, इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ये पहले यहाँ पे प्रेजेंट था, अब ये फाइनली इस पोजीशन पे प्रेजेंट है. तो स्पेक्ट्रा क्या है, दिस इज अ रिकॉर्ड ऑफ द एनर्जी, दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ द एनर्जी एमिटेड ऑब्लिक, स्पेशली एमिटेड होता है इसमें, ऑब्लिक एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है उसके रिकॉर्ड को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम. बाकी जैसे हमने बोहर की सारी कैलकुलेशन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए की है, एक एटम के लिए की है, वैसे ही हम स्पेक्ट्रा की कैलकुलेशन भी हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए करेंगे, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. इसके लिए वी पीपल विल डू. Second thing regarding the spectra calculations, अच्छा ये भी देख लें कि origin of the spectra क्या है और spectra आता क्यों है. जो मैंने अभी बोला है उसको मैं एक दो लाइन में theoretically लिख भी देती हूँ कि when the electron present in an atom absorb the energy, बाकी क्वांटाइजेशन यहाँ पे रहेगा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, absorb the energy and gets excited to the and then gets excited to the high energy level at the high energy level या आप ऐसे बोल सकते हो कि as we know the high energy level, as the high energy level is unstable, so it will lead to re-emission of the energy, and gets back to the low energy level. जरूरी नहीं है उसी लेवल में वापस आता है जहां से गया था, कोई मेटास्टेबल स्टेट भी हो सकती है, उससे थोड़ा ऊपर भी जा सकता है. And gets back to the low energy level. Energy so emitted
energy so emitted is recorded called as spectra. ये जो रिकॉर्ड है बच्चा, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रा। तो इस तरह से ये ओरिजिन होता है स्पेक्ट्रा का। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस क्या क्या हैं। इसके लिए हम वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे आपका, जहाँ पे, बोलिए मैम, प्रीवियस स्लाइड जहाँ पे हमने बोहर के मॉडल से स्टार्ट किया था ना एनर्जी के रिगार्डिंग, उसी से कैलकुलेशंस इसकी करेंगे। डन बेटा? यस मैम। तो मान लो आपका इलेक्ट्रॉन कोई n1 लेवल में प्रेजेंट है, जिसकी एनर्जी है, यहाँ मैं इसको En लिख देती हूँ, नेक्स्ट को डैश लिख दूंगी। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन En लेवल में है तो उसकी एनर्जी होगी -2π²m e⁻⁴ बाय n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर। इसी वैल्यू को आपने -13.6/n² इंटू z स्क्वायर लिखा था, या इसी वैल्यू को आपने -2.18 इंटू 10⁻18 लिखा था। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी और लेवल पे है n डैश, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी -2π²m e⁻⁴ बाय n⁻² इंटू h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर। तू भी चिता बैठा हुआ शो। बेटा प्लीज, मुझे ये रोज आप लोगों को कहना पड़ता है। डेल्टा ई किसके बराबर रहेगा? डेल्टा ई इन दोनों के डिफरेंस के बराबर रहेगा, दैट इज En' माइनस ऑफ En। ठीक है। अब En' क्या हो जाएगा? -2π²m e⁻⁴ बाय n⁻² h स्क्वायर, और इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2π²m e⁻⁴ by n² into h square. This is z square. This is z square. So this is 2π²m e⁻⁴ by h square. और यहाँ से आ जाएगा 1/n² minus 1/n⁻²। z स्क्वायर भी आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, तो दिस इज अ 4 ओवर देयर। तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन में। अब बेटा इस इक्वेशन में देखो बहुत सारी चीजें कांस्टेंट हैं। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसमें देखो कितनी चीजें कांस्टेंट हैं। टू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m e h सब कांस्टेंट है। अब ई डेल्टा ई को भी हम क्या लिख सकते हैं? अगली स्लाइड पे करना पड़ेगा। डेल्टा ई को हम h न्यू लिख सकते हैं। This is 2π²m e⁻⁴ by n square। n तो उस साइड पे एडजस्ट हो गया, n तो नहीं लिख दिया है लास्ट स्लाइड में। हाँ, n तो कॉमन आ जाएगा ना, दूसरे वाले पोर्शन में चला जाएगा। तो दिस इज h स्क्वायर, दिस इज 1/n² minus 1/n⁻²। तो दिस इज द सेम एग्जैक्ट इक्वेशन दैट वी हैव रिटन अर्लियर। तो दिस इज n² minus n⁻² था इस इक्वेशन में। ठीक है। अब देखो न्यू को क्या, इसको h इंटू न्यू को क्या लिख सकते हो? hc/λ लिख सकते हो। तो दिस इज 2π²m e⁻⁴ by h² 1/n² minus 1/n⁻²। अब इसमें से 1/λ को आप ले लो, बाकी सारा दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो कांस्टेंट फैक्टर। 2π² e⁻⁴ अपॉन ch³ 1/n² minus 1/n⁻²। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ना z स्क्वायर को साथ साथ लेके चलो मल्टीप्लाई में। लास्ट इक्वेशन में भी लेट मी चेक, z स्क्वायर वाज देयर, यस ऑफ कोर्स। अब इस इक्वेशन में 1/λ को लास्ट क्लास में सीखा था ना, क्या बोलते हैं? न्यू बार। आप टेंशन मत लो, इतनी सारी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। मैंने सिर्फ इसलिए दिखा दिया कि अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग में तो आपको पता होना चाहिए। आपको बस लास्ट इक्वेशन लर्न करनी है
उस इक्वेशन से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो न्यू बार कितना आ जाएगा, ये सारा फैक्टर इस पे कांस्टेंट है, 2 पाई स्क्वायर m e रेज़ टू पावर 4 बाई ch क्यूब, ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट फैक्टर को बोलते हैं एक नया कांस्टेंट, दैट इज r मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n डैश स्क्वायर। अब n स्क्वायर और n डैश स्क्वायर थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको मैं और सिंप्लीफाइड कर देती हूँ। न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, दिस इज r इंटू जेड स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 बाय एन एफ स्क्वायर फाइनल माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर विच इज कॉल्ड एज इनिशियल। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर है इक्वेशन। और ये जो आपके पास हो गई, ये इक्वेशन हो गई स्पेक्ट्रा की इक्वेशन। मतलब इस स्पेक्ट्रा की इक्वेशन, स्पेक्ट्रा में क्या है, स्पेक्ट्रा में इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का कैलकुलेशन है। वो एनर्जी की कितनी वेवलेंथ है, वो एनर्जी का कितना वेव नंबर है, वो एनर्जी की कितनी एनर्जी की वैल्यू है, दैट्स इट। ये कैलकुलेशन करनी है। तो ये वाली इक्वेशन प्लीज सारे बच्चे, जो मैंने येलो कलर से लिखी है लास्ट वन, दैट यू हैव टू नोट इट डाउन। इसमें जो r है ना, r कांस्टेंट है विच इज कॉल्ड एज अ रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 1.09 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है, पर सारी कैलकुलेशन में हम इसे r ही लेके चलेंगे। अगर आपको एग्जामिनर दे रहा है वैल्यू, कई बार दे भी देता है वो, तो आपको ये भरनी है। अगर आपके ऑप्शंस में r की फॉर्म में ही आंसर है, देन यू हैव टू गिव द आंसर इन द टर्म ऑफ r ओनली। आप इस इक्वेशन को नोट कर लो, फिर मुझे शिफ्ट करना है स्लाइड को येलो वाली, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल दूंगी तो फिर आपको आएगा नहीं कि इक्वेशन नहीं आती है। चलो, लेट मी राइट इट वंस अगेन एंड डू माय वर्क। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, दिस इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय एन आई स्क्वायर, दिस इज अ पर्टिकुलर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रा था क्या, जैसे कि हमने डेफिनेशन लिखी थी। देखो, स्पेक्ट्रा कुछ ऐसे था कि जो आपके पास एनर्जी लेवल थे ना, वो कुछ इस तरह से थे। आपको थोड़ा सा एस्टिमेशन हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल है, सब में सेम स्पेसिंग नहीं होती है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, वैसे वैसे उनमें स्पेसिंग कम होती जाती है। और इसके ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं कंटिन्यूअम आ गया, मतलब क्वांटाइजेशन खत्म ही हो जाती है। ये मैं बोहर के फेलियर में आज आपको पढ़ाऊंगी भी। ऊपर हाई एनर्जी पे जब आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाता है ना, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्वांटाइजेशन डिसअपीयर हो जाएगी। मींस आपका जो इलेक्ट्रॉन है, वो आपका इलेक्ट्रॉन कोई क्वांटाइजेशन को ओबे नहीं करेगा, कोई लेवल नहीं होगा, कोई एनर्जी स्टेट्स नहीं होंगी, कहीं पे भी रिवॉल्व कर सकता है। तो अब इसमें कुछ ये जो लेवल्स हैं, ये n इज इक्वल टू 1 लेवल मैंने बना दी है, ऑलमोस्ट सर्कल की फॉर्म में होंगे, बट यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए स्पेक्ट्रा हमने ऐसे बना दिया। तो 3rd लेवल हो गया, ये n इज इक्वल टू 4 लेवल हो गया, ये 5 लेवल हो गया, ये n इज इक्वल टू 6 लेवल हो गया, और लास्ट में n इज इक्वल टू 7 लेवल हो गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा स्पेक्ट्रा में, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी है, डेफिनेशन में भी लिखा है कि डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन होगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल में शिफ्ट। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में शिफ्ट होता है ना, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल में शिफ्ट नहीं होते। अब डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब, कोई 7th में चला गया, कोई 6th में, कोई 5th में, कोई 4th में, जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है। मैंने एक बनाया क्योंकि स्पेस इतनी ज्यादा नहीं है। तो पहला स्टेप हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कोई भी हाई एनर्जी जो लेवल है, उससे अगर आपका इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है फर्स्ट लेवल में, लेट अस सपोज आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल में आ जाता है किसी भी हाई एनर्जी लेवल से, जहां से भी इलेक्ट्रॉन आप एक्साइट करवा रहे हो।
एनी ऑफ द लेवल, देखो सेकेंड लेवल तक से किसी से भी आ सकता है। तो ये जो आप एनर्जी का रिकॉर्ड करोगे ना इसमें, ये जो आपके पास बनेगा, ये एनर्जी का रिकॉर्ड जो आएगा, इसको बोलेंगे, एक फिक्स रीजन की एनर्जी है, दैट इज अ लाइमन। दिस इज कॉल्ड एज अ लाइमन सीरीज। इसी तरीके से अगर किसी भी हाई एनर्जी लेवल से आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल में जंप करके आ रहा है, सारे तो मैं नहीं यहाँ पे बना पाऊंगी, 2 लेवल बना देती हूँ, बाकी बस टेबल में लिख देंगे। तो आपके पास ये जो आपका स्पेक्ट्रा आया, ये जो आपका रिकॉर्ड आया, इसको बोलते हैं बामर। बामर, इसी को देखो ऐसे हम कर लेते हैं इंक्लूड। सबसे पहले तो नेम ऑफ द सीरीज, उसके बाद आ गया फाइनल लेवल, उसके बाद हो गया इनिशियल लेवल, और लास्ट में आपका हो गया रीजन। अगर किसी भी हाई एनर्जी लेवल से आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल में वापस आ रहा है, फर्स्ट लेवल में इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है तो कहीं भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, तो वो होगा यूवी रीजन, और सीरीज का नाम होगा लाइमन सीरीज। सेकेंड इज, अगर आपका इलेक्ट्रॉन फाइनली सेकेंड लेवल पे आ रहा है, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, किसी भी हाई लेवल से, तो वो होगा बामर सीरीज। और ये बढ़ेगा आपका विजिबल रीजन, इसको स्पेशली लर्न करना है, ये कलर्ड लाइट होगी, ठीक है, मतलब ये दिखाई देती है, दिस इज अ बामर सीरीज। लाइमल, बामर, पाश्चन, देन इज अ ब्रैकेट, पी फंड, and the last one is a Humphrey. ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ये यूवी विजिबल, ये आईआर रीजन हो गया। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ यूवी विजिबल, आईआर, ये भी आईआर रीजन हो गया, बाकी सब आईआर है, ये भी आईआर रीजन हो गया, और लास्ट वाला तो बिल्कुल ही फार आईआर हो गया। किसी भी हाई एनर्जी लेवल से अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल में आता है तो वो यूवी रीजन में लाइट फॉल करेगी, और उसको लाइमन सीरीज बोलेंगे। अगर सेकंड में आता है तो ये विजिबल रीजन होगा, थर्ड में आता है तो पाश्चन होगा, फोर्थ में है तो ब्रैकेट होगा, 5 में है तो पी फंड होगा, 6 में है तो हम्फ्री होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन डिवाइड द लाइट वाइज रीजन्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो ये वाला जो टेबल है ना, ये टेबल भी आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो कई बार वो फाइनल और इनिशियल लेवल मेंशन नहीं करता। इनिशियल तो कर देगा कि किस लेवल से जंप कर रहा है, फाइनल के केस में वो क्या करेगा, आपको दे देगा सीरीज का नाम, कि बामर सीरीज बनती है, पाश्चन सीरीज बनती है। तो अंडर दोज केसेस आपको फिर ये याद रखना पड़ेगा कि बामर सीरीज बनती है तो फाइनल लेवल कौन सा है, ठीक है, इनिशियल लेवल कौन सा है, दिस दैट। तो इज दैट करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैलकुलेट करो फिर, कैलकुलेट द वेवलेंथ। अब आर की फॉर्म में ही आंसर निकालोगे, एसोसिएटेड with the electron present in the
He plus ion when it jumps from fourth level to obtain Balmer series. Try to solve this question if you know the formula. Yes, anybody? फॉर्मूला लगाया पहले आपने? मैं न्यू को थोड़ा नॉर्मल वी के पैटर्न में लिख देती हूँ, इसको डब्ल्यू नहीं बोलना है. न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा lambda आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय एन आई स्क्वायर. I square. ठीक है, अब देखो इसमें जैसे आपके पास है He प्लस आयन, सबसे पहले तो इसका R को R ही रहने दो. Z की वैल्यू कितनी होगी He प्लस आयन के लिए? 1 अरे क्यों 1 होगी? भूल गए बोहर का मॉडल. 1 इससे थोड़ा देखना है, चार्ट से एटॉमिक नंबर देखना है. तो हीलियम प्लस के लिए एटॉमिक नंबर तो 2 ही होता है हीलियम का, वो थोड़ा 1 हो जाएगा. Z2 है तो NF कितना हो जाएगा? फाइनल लेवल कौन से में आया वापस? कैसे पता लगेगा कि फाइनल लेवल कौन सा है? बामर सीरीज लिखा हुआ है. बामर सीरीज के लिए वो आपने टेबल नोट किया था, बताओ फाइनली फिर किस लेवल में वापस आता है अगर बामर सीरीज है तो? M2 यस, NF क्या हो गया? NI की वैल्यू क्या हो गई? फोर्थ लेवल से वापस आ रहा है तो 4. बस आगे तो क्वेश्चन आसान ही है. न्यू बार 1 बाय लैम्डा विच इज इक्वल टू R. Z आ गया 2 स्क्वायर आपका. फाइनली किस में वापस आ रहा है? 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय NI क्या आ गया आपका? 4 स्क्वायर. इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे R इंटू 4, तो दिस इज 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16. तो 4 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16. तो दिस इज 4R. ये आ गया आपका 16. 4 आ गया यहाँ पे, माइनस 1 आ गया तो 3 आ गया ना. 4R इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16, तो ये 4 आ गया. तो आंसर तुम्हारा बना न्यू बार इज इक्वल टू 3R बाय 4. ये न्यू बार का आंसर है, पर क्वेश्चन में वेवलेंथ पूछा हुआ है तो लेमडा कितना आ जाएगा? 1 बाय न्यू बार, तो वो आपका बैठेगा 4/3R. तो दिस इज द आंसर 4 डिवाइडेड बाय 3R. तो इज दैट क्लियर कैसे लेमडा और न्यू बार कैलकुलेट करते हैं? Yes, ma'am. चलो फिर आगे चल के एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं. अब ये खुद से करना है आप लोगों को. कैलकुलेट द वेव नंबर associated with the electron when it jumps from fifth level to obtain Paschen series in Be3+, beryllium 3+. Try to find out the answer. चलो करो फटाफट.
लिखो फॉर्मूला and tell me the answer quickly. मैम आपने जम्प्स फ्रॉम से आगे क्या लिखा है? फिफ्थ है वो, पहले मैंने 4 लिखा था पर फिर 5 कर दिया उसको। फिफ्थ लेवल से पास्चन सीरीज बना रहा है जंप करके, तो आपको बताना है कि न्यू बार की वैल्यू कितनी है। न्यू बार 1 by lambda r z square 1 upon nf square minus 1 upon ni square। तो r आ गया आपका, z की वैल्यू क्या है, बेरिलियम 3+ है। अब बेरिलियम 3+ में z कितना होगा बताओ। What is the value of z for the beryllium? 4. Yes. 4 फाइनल लेवल कौन सा है? 3 लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पॉन्ड और सी हम्फ्री। 3 हो गया। और इनिशियल लेवल कौन सा है? 5 ठीक है, तो ये आ जाएगा r इंटू 16 1/9 माइनस 1/25, तो ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 25 हो गया। 25 माइनस 9 सीधा लिख लो 16 इंटू 16 इंटू r। ये कैलकुलेशन बैठेगी आपकी किसकी, न्यू बार की। तो इज दैट क्लियर? यस मैम। मैक्सिमम यस मैम। क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। थर्ड, कैलकुलेट, एक ट्राई आप खुद देना, अदरवाइज आई विल डू। न्यू बार मिनिमम obtained for helium plus ion when the electron jumps from second level to obtain Balmer series। चलिए, try to solve this question, give it a try quickly। ये क्वेश्चन है आपका, गिवन डाटा क्या क्या है। हीलियम प्लस के लिए z कितना हो जाएगा, 2। सेकेंड लेवल से आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, सेकेंड लेवल से आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो n, जस्ट अ मिनट, जंप्स, एक मिनट थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना है, वेट अ मिनट। क्वेश्चन वैसे बनाना भी पड़ेगा ना।
इसमें ना ये फैक्टर नहीं है कि किस लेवल से जंप करेगा, यही निकालना है कि मिनिमम वेवलेंथ आए। इसके लिए क्वेश्चन बनना चाहिए, ये तो आप कर ही लोगे जब दोनों लेवल्स दिए हैं, वो तो आसान है। न्यू बार मिनिमम obtained for the helium plus ion when the electron jumps to obtain the Balmer series। ठीक है, न्यू बार मिनिमम किस लेवल से ऑब्टेन होके, ये क्वेश्चन है। अब हमें बोला है कि बामर सीरीज, अच्छा बामर सीरीज से एक इंफॉर्मेशन तो आ गई हमारे पास कि एन एफ तो है 2, एन आई हमें पता नहीं, और न्यू बार को करना है मिनिमाइज, है ना, न्यू बार को करना है मिनिमाइज। न्यू बार मिनिमाइज का वही मतलब है जो आपका लेमडा मैक्स का है ना, न्यू और लेमडा एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है, तो न्यू बार मिनिमम हो गया और लेमडा हो गया मैक्सिमम। तो इसमें न्यू बार मिनिमम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर जेड आ गया आपका 2 का स्क्वायर, फाइनली 2 पे आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि कहां से इलेक्ट्रॉन जंप करे कि न्यू बार मिनिमम आएगा, ठीक है ना। कैलकुलेट द न्यू बार मिनिमम obtained for the Hi plus ion where the electron jumps to obtain the Balmer series, find the level from which it jumps, है ना, ये बन गया क्वेश्चन। अब देखो आप थोड़ा सा लगाओ मैथ्स यहाँ पे, न्यू बार को होना है मिनिमम, तो न्यू बार को अगर इस आंसर को मिनिमम होना है तो जो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो तो मैक्सिमम होना चाहिए ना, तभी तो ये आंसर मिनिमम होगा। तो 1/ni² होना चाहिए मैक्सिमम, तो अगर किसी का स्क्वायर मैक्सिमम है तो वो भी तो मैक्सिमम होना चाहिए, तो 1/ni भी होना चाहिए मैक्सिमम। अगर 1/ni मैक्सिमम है तो ni क्या होना चाहिए भाई, मिनिमम। अब ni की मिनिमम वैल्यू क्या है, जब आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल में वापस आता है तो वो कहाँ से जंप कर रहा होता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अप टू इन्फिनिटी, तो उनमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी होती है, थर्ड वैल्यू, है ना, थर्ड से सेकेंड में आएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि जब आपको ni को मिनिमम देना है तो वो हमेशा आंसर बनेगा ni+1, हमेशा। तो उस केस में जब ni मिनिमम होगा तो nf लिख लेना ni+1, तो यानी कि आपका nf क्या आ जाएगा इस केस में, 3। तो ये तो रहा तुम्हारा पहला आंसर कि nf की वैल्यू 3, थर्ड लेवल से जब जंप करेगा सेकेंड लेवल में तो मिनिमम न्यू बार आएगा। तो न्यू बार मिनिमम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो और आसान है, r इंटू 2 का स्क्वायर 4, 1/2 स्क्वायर 4 माइनस 1 अब ये भी मिल गया 3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो दिस इज 4r, तो 36 ये आ जाएगा 5, तो 5 इंटू 4r मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 4 हो गया 5/36, तो ये आपके पास आ गया मिनिमम न्यू बार। समझ में आया ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। Yes, ma'am. यस मैम। जब आपके पास न्यू बार मिनिमम है तो लास्ट वाला फैक्टर मैक्सिमम ले लो, उससे आपके पास ni की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, nf की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी ni+1, और ni+1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ न्यू बार मिनिमम। न्यू बार मिनिमम वुड बी इक्वल टू द, यहाँ पे बस आपको मैक्सिमम वैल्यू वाली पुट कर देनी है एंड दैट्स इट। तो अब इसका रिवर्स क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपको दिया हो कि न्यू बार को करना है मैक्सिमाइज, ठीक है, न्यू बार को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, 1/λ, न्यू बार मैक्सिमम की वही मतलब है जो लैम्डा मिनिमम हो गया, तो दिस इज r(z²) 1/nf² माइनस 1/ni²। अब आप देखो आपको न्यू बार को करना है मैक्सिमम,
तो न्यू बार अगर आपको मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है तो न्यू बार मैक्सिमम विच इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर, दिस इज 1 बाय nf स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर। तो बेटा अगर ये फैक्टर मैक्सिमम चाहिए तो बहुत सीधी सी बात है कि इसमें 1 अपॉन ni स्क्वायर चाहिए तुम्हें मिनिमम। अगर ये फैक्टर का स्क्वायर मिनिमम चाहिए तो 1 बाय ni भी मिनिमम चाहिए। तो 1 बाय ni मिनिमम का मतलब हो गया कि ni इसमें क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन कोई भी हो वो nf पे डिपेंड ही नहीं करेगी, वो इन्फिनिटी होगी किसी भी बहुत हाई एनर्जी लेवल से जब आप इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करोगे। तो न्यू बार मैक्सिमम की वैल्यू गिवन क्वेश्चन के लिए क्या हो गई, इसको w नहीं लिखना है, कई मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं ऐसे, ऐसे है कुछ। न्यू बार मैक्सिमम हो जाएगा आपका r इंटू पिछले क्वेश्चन के लिए 2 स्क्वायर, 1 अपॉन यहाँ पे भी 2 स्क्वायर आ गया माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो बेटा इन्फिनिटी का स्क्वायर कर लो वो भी इन्फिनिटी रहता है, 1 बाय इन्फिनिटी कर लो तो वो 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4r डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, r। So this is how you people have to calculate the value of the new bar maximum and the new bar minimum. So is that clear? Yes, ma'am. This is all. इसमें ये 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, सारी कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। तो इसका क्वेश्चन 100% सही से सॉल्व करना है सभी को। बाकी कैलकुलेशन पार्ट ही है, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा चेंज आ सकता है बट फॉर्मूले की एप्लीकेबिलिटी नाउ यू पीपल आर गेटिंग इट कि कैसे होगा। चलिए अब हमारे पास बोहर का स्पेक्ट्रा भी हमने पढ़ लिया, बोहर का मॉडल भी हमने पढ़ लिया। अब हम आएंगे लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। लिमिटेशंस बोल लो, फेलियर बोल लो, बोहर के क्या फेलियर हैं, क्या लिमिटेशंस रही हैं। सबसे पहले तो जो आपके लिए इजी टू रिमेम्बर है वो आप सब लोगों ने देखा होगा कि बोहर की जितनी भी कैलकुलेशन है, जो भी बोहर ने फॉर्मूलाज दिए, क्या हम वो सभी पे अप्लाई कर सकते हैं? Can we apply this formula to all the atoms? No, ma'am. No. तो फिर कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप? Yes, where they can be applied? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ना? Yes, ma'am. तो ये भी एक फेलियर बन गया। फिर बोहर्स मॉडल ऑब्लिक कैलकुलेशंस are applicable to one electron system. It fails in the case of multi-electronic system. तो जब भी आपके मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आएंगे उन सभी के केस में ये फेल हो गया था। तो ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया ना, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के केस में एक नई फोर्स अराइज हो जाती है जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन फैक्टर। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन फैक्टर तो उसने कंसिडर ही नहीं किया, उसने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसिडर करी थी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच और अपनी सारी कैलकुलेशंस की थी। तो ये इसका फेलियर बना। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, बोहर का जो आपका मॉडल है उसने बात की ऑर्बिट के बारे में, वेल डिफाइंड ट्रेजेक्टरीज। ट्रेजेक्टरीज का मतलब होता है पाथ। मतलब बोहर ने जो बात करी वो बात करी एक इलेक्ट्रॉन के फिक्स्ड रास्ते के बारे में। अब ये जो बोहर है, जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, ये जितने भी सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना, ये सारे जो साइंटिस्ट हैं इनकी स्टडी को, इस साइंस को, इस ये जो इनके मॉडल्स हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ what? They come under the category of your classical mechanics.
अब एक वेव मैकेनिक्स भी होती है, वो हम अभी स्टार्ट कर देंगे थोड़ी देर में। वेव मैकेनिक का मतलब है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो वेव करेक्टर भी रखता है और पार्टिकल भी रखता है। आपको तो पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी तो डुअल करेक्टर रखती थी ना। तो जितने भी वेव करेक्टर के हैं कॉन्सेप्ट, यानी कि वो आपका डी ब्रॉगली हो गया, हेजनबर्ग हो गया, डेविसन एंड जर्मर हो गया, श्रोडिंगर हो गया, यानी कि जितना भी वेव करेक्टर का काम है, उन्होंने बोहर के जो फिक्स्ड ट्रेजेक्टरीज के बारे में बोला था उसको बहुत सीरियसली ब्लो किया, उसे बहुत धक्का लगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड पाथ होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या है? आपका वेव है। वेव और पार्टिकल दोनों नेचर रखता है, तो उसके फिक्स्ड पाथ के बारे में बात नहीं कर सकते। तो सेकंड पोस्टुलेट हम क्या लिख सकते हैं? वेव मैकेनिक्स oblique the wave character of the electron gave the serious blow to Bohr's well-defined trajectories of electron, जिसको बोलते हैं ऑर्बिट। और इस पॉइंट को लिखने का मतलब थोड़ा टेक्निकली मैंने लिखा है, पर इसका यही मतलब है कि ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट 100% वैलिड नहीं था। जितना भी वेव करेक्टर या वेव मैकेनिक्स हैं वो बोहर के वेल डिफाइंड ट्रेजेक्टरीज पे ऑब्जेक्शन लगा रही थी, क्योंकि इस पे वेव करेक्टर भी था। बाकी आप इसको ये भी बोल सकते हो नेक्स्ट पॉइंट में कि बोहर के जो वेव करेक्टर था इलेक्ट्रॉन का, वेव करेक्टर है जो आपके इलेक्ट्रॉन का, वो जितने भी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया वो सब क्या बन गए? बोहर के फेलियर हो गए। अब इसके बाद डी ब्रॉगली आया, कुछ भी आया, ठीक है। ऑल दीज वर द फेलियर ऑफ द, दे वर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द बोहर, है ना। तो यू कैन से थर्ड पॉइंट क्या लिखे इसको? डी ब्रॉगली लिखते पहले, है ना। डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट मतलब इसके आगे वाली स्टडी तो इसके लिए फेलियर ही हुई ना। डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हम आज पढ़ेंगे आगे, देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, could not explained by Bohr। बोहर इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। जो डी ब्रॉगली का कंसेप्ट था या हेजनबर्ग का कंसेप्ट था, ये सारे कॉन्सेप्ट बोहर नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, क्योंकि ये सब बात करते थे वेव करेक्टर के बारे में। फोर्थ फेलियर इज या लिमिटेशन इज बोहर could not explain जीमैन इफेक्ट। अब ये जीमैन इफेक्ट क्या है, इसके बारे में कुछ आपको पूछा नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा नाम या ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। जो बोहर ने स्पेक्ट्रा दिया था ना, उस स्पेक्ट्रा में कुछ लाइंस आई थी, और जब ये लाइंस आई थी तो इन लाइंस पे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो एक सिंगल सिंगल लाइन आगे काफी सारी लाइंस में स्प्लिट होगी। तो ये स्प्लिटिंग जो लाइंस की हुई, ठीक है, इनटू द डिफरेंट स्मॉलर लाइंस, उसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। तो जीमैन इफेक्ट क्या हो गया? द स्प्लिटिंग ऑफ, बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ऐसा क्यों होता है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रा by the application of magnetic field is called as Zeeman effect। और ये नहीं बता पाया था कि ऐसा क्यों होता है।
ऐसा ही एक मिलता जुलता इफेक्ट है स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट का मतलब भी बिल्कुल वही है, बस उसमें लाइंस जो थी वो स्प्लिट अप हो गई थी इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो आपकी सिंगल लाइन है वो नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट अप हो गई, तो इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ये भी बोहर का फेलियर बना क्योंकि इसने स्पेक्ट्रा तो बता दिया, पर ये ऐसा स्प्लिटिंग क्यों हो रहा है इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया। Bohr could not explain स्टार्क इफेक्ट। और ये स्टार्क इफेक्ट क्या है? दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रा बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट दोनों ही ऐसे हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब है कि उस पर नॉर्थ साउथ पोल लगा दिए, है ना, तो आपकी जो स्पेक्ट्रा की लाइंस आई थी, अभी स्पेक्ट्रा पढ़ा ना पीछे लाइमन बामर पास्चन, तो जितनी भी लाइंस आई थी वो एक एक लाइन और छोटी छोटी लाइंस में स्प्लिट अप हो गई। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ द लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रा इनटू द लार्ज नंबर ऑफ लाइंस, जो एक सिंगल लाइन स्प्लिट हो गई, उसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। अब बोहर को बोला गया कि उसने स्पेक्ट्रा दिया है एक्सप्लेन करके ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। वही स्प्लिटिंग जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होती है तो उसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रा बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड is called as स्टार्क इफेक्ट। तो ये आपके पास आ गया बोहर के मॉडल से कि स्टार्क इफेक्ट क्या होता है और जीमैन इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद जो आपका बोहर है ना, वो कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। पहले मैं लिख दूं फिर इसके बारे में बताती हूँ। बोहर could not explain the correspondence principle। अब ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल ना भी नाम याद रहे, इसका मीनिंग समझ लो बस। ये कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? देखो वो कह रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है ना, तब जाके क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट रहता ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रिवॉल्व कर रहा है तब क्वांटाइजेशन है। एक्चुअली में इसका मतलब ये है कि क्वांटाइजेशन डिसअपीयर, बेसिकली क्वांटाइजेशन disappear when electron moves away from the nucleus। अब इलेक्ट्रॉन का, बोहर का तो सारा मॉडल क्वांटाइजेशन पे ही बेस्ड था, उसने तो क्वांटाइजेशन के बारे में ही बात की थी। वो क्वांटाइजेशन खत्म हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाता है, मतलब कोई फिक्स्ड एनर्जी लेवल नहीं जाते। आपको मैंने स्पेक्ट्रम में बना के दिखाया, पहले मैंने ज्यादा गैप रखा था, उसके बाद मैंने गैप को कम कर दिया और उसके बाद गैप बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, मतलब लेवल्स रहते ही नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स सेम रिजल्ट देती हैं, and the wave mechanics gave the same results। ठीक है, तो सेम रिजल्ट मिलेगा क्लासिकल मैकेनिक्स का और वेव मैकेनिक्स का अंडर दीज कंडीशंस। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. तो ये तो हो गया आपका बोहर का मॉडल और बोहर का फेलियर। अब आ जाते हैं हम वेव करेक्टर पे, यानी कि अब जो हम बात करेंगे वो क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे, अब जो हम बात करेंगे वो वेव मैकेनिक्स की बात करेंगे।
जो भी अब तक हमने पढ़ा, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, ये सब बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन के क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में, इसमें हम डिस्कशन करते हैं। तो वेव मैकेनिक्स में सबसे पहले पढ़ेंगे डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस या डी ब्रोगलीज लॉ भी बोल सकते हैं आप तो इसको। ये क्या कहते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। All the material particles in motion exhibit dual character. That is wave-like and particle-like. इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल हैं जब वो मूव करते हैं ना, तो उसमें दोनों तरह का कैरेक्टर होता है। वेव लाइक भी कैरेक्टर होता है और पार्टिकल लाइक भी कैरेक्टर होता है। पर कंडीशन यहाँ पे मैंने ना माइक्रो मैक्रो कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लिखा है, ऑल द मटेरियल पार्टिकल्स इन द मोशन, की वो मूव करने चाहिए, तो उनमें दोनों तरह का कैरेक्टर होगा। तो इसके लिए इसने एक लॉ के लिए एक रिलेशनशिप भी दिया था, डेरिवेशन भी दी थी। अब ये देखो, ये भी तो डुअल कैरेक्टर की बात कर रहा है ना, तो इसने अपनी इक्वेशन को डिराइव करने में वो दो इक्वेशन यूज करी थी जो एक्चुअली में डुअल कैरेक्टर से रिलेट करती थी। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी इक्वेशन जो टिल डेट आज तक सबसे बड़ी इक्वेशन है जो एनर्जी और मैटर को आपस में इंटरकनेक्ट करती है, वो तो आइंस्टाइन की ही है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। दूसरी इक्वेशन इसने यूज करी, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। ये क्या है आपकी, लास्ट क्लास में हमने ये इक्वेशन डिराइव करी थी। दिस इज कॉल्ड एज अ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। ये आपकी दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन में वो एनर्जी का मैटर में या मैटर का एनर्जी में इंटरकन्वर्जन की बात करें, इसके बारे में हम लास्ट क्लास में बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। और E इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल कैरेक्टर बताती है, और E इज इक्वल टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन भी एनर्जी का मैटर में इंटरकन्वर्जन बताती है। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की सेम है, तो इसमें राइट हैंड साइड भी इक्वल रख लो। H इंटू न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों बराबर हो गई। अब आपने लास्ट क्लास में सीखा है कि न्यू को कैसे कनेक्ट करते हैं। दिस इज एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी सी कैंसल, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी एच बाय एम सी। अब देखो भाई, हर एक पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन जैसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन भी अपने फर्स्ट शेल में एटम के 1/150th, मतलब 150 गुना कम वेलोसिटी से मूव करता है। फिर भी हम इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कि उसकी वेलोसिटी चलो लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। बाकी हर मटेरियल पार्टिकल तो इतनी वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता। तो फॉर मटेरियल पार्टिकल ऑफ द मास m and moving with the velocity v, and moving with the velocity v, लैम्डा आ जाएगा h बाय m इंटू वी। ठीक है, बाकी सब बच्चों को पता है कि मास इंटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम होती है। तो यहाँ से दो चीजें आपको पता लगी, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होता है, या इसको लिख ले लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p होता है। ठीक है, अब आप भी तो क्वेश्चन कर सकते हो ना कि हमें मटेरियल पार्टिकल जो मूव करते हैं उनमें वेव कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाई देता। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है ना। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, वेव कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है। तो वेव कैरेक्टर उतना कम होगा जितना मास जाता है, यानी कि लार्जर द मास ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, larger the mass of material particle,
lesser will be the wavelength associated with it. Lesser will be the wavelength associated with it. ठीक है ना, उतनी कम वेवलेंथ होगी इसके साथ। तो इसीलिए तो हमें जो मटेरियल पार्टिकल है, बॉल वगैरह, वो उड़ते हुए दिखाई नहीं देते। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, अब ma'am. देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी है, उसमें हम यूटिलिटी क्यों नहीं इसकी देख सकते? जैसे मैं एक तुम्हें क्वेश्चन लिख देती हूँ, ये आप करना अभी, ठीक है। कैलकुलेट द लैम्डा associated with the electron and the ball. इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें पता है, बॉल का मास 10 ग्राम दे दिया। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ध्यान रखना दोनों का। मूविंग विद 5% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, मूविंग विद 5% ऑफ, बेटा प्लीज बी ऑन म्यूट, ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। 5% लाइट की वेलोसिटी से दोनों मूव कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट करो। ओके, डू दिस कैलकुलेशन फास्ट। फॉर्मूला लगाओ, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, और दोनों के लिए कैलकुलेट करो। एच और एच की वैल्यू भरने की जरूरत नहीं है, कंपेयर करो, कंपेयर कर देना, कंपेयर करने में कट जाएंगे दोनों। डू दिस फास्ट। Yes, done. What is the answer? हाँ जी, कैलकुलेट हुआ। इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आता है और बॉल के लिए कितना आता है? तो बेटा अगर दोनों को कंपेयर करना है तो लैम्डा ई बाय लैम्डा बॉल अगर तुम लोग कर रहे हो तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी भी सेम है तो वेलोसिटी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, कंप्लीट हो जाएगा इसमें कैंसिल। तो लैम एम बॉल बाय एम इलेक्ट्रॉन के बराबर ही तो आएगा ये। तो एम बॉल कितना था, 10 ग्राम, या तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁻³ हो जाएगा ये किलोग्राम में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिखा है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम लिखा है। अब 10 की पावर को जरा एडजस्ट कर लेते हैं, 10 की पावर को एडजस्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, तो 828। अब आप इससे इतना एस्टिमेशन लगा सकते हो कि जो आपका लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻28 टाइम्स, बाकी तो चलो फैक्टर कुछ भी हो सकता है, लैम्डा ऑफ बॉल है। या इसे आप बोल सकते हो कि लैम्डा ऑफ बॉल 10⁻⁻28 टाइम्स लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप मान लो कि 10⁻⁻28 तो बहुत बहुत स्मॉल क्वांटिटी है ना, तो इसका मतलब हुआ बॉल का इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत बहुत
कम वेव कैरेक्टर है, इसीलिए तो वी कांट सी द बॉल फ्लाइंग, इसलिए तो बॉल हमें उड़ती हुई दिखाई नहीं देती है। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हम कुछ इसके पोल के क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्लियर हो गया कैसे कंपेयर किया है मैंने? वो अगर आपको मतलब सीबीएसई वाली एक्सप्लेनेशन में पूछ ले कि उसका वेव कैरेक्टर हमें क्यों नहीं दिखाई देता। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज बी ऑन म्यूट। चलिए, everybody has to participate. हाँ जी, ए और बी को बहुत सारे बच्चों ने ऑप्ट किया है। लेट्स चेक इट आउट। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी होता है बेटा। तो अगर वेलोसिटी इनफाइनाइट है तो m इंटू इन्फिनिटी हो गया, तो m इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया, तो लैम्डा का आंसर क्या आ जाएगा? 1 बाय एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज व्हाट? 0। तो करेक्ट ऑप्शन वाज डी। हाउ यू पीपल आर सेइंग ए और बी? The momentum of the particle of radiating energy with the wavelength of 1.5 angstrom is
3.4 and 4.4. You start doing your calculation. चलिए सभी को आंसर देना है. Yes, what is the answer you people have got? MD. Yes, absolutely correct. मैम बी. B तो नहीं है बेटा, D है. डायरेक्ट फॉर्मूला लगना था लैम्डा इज इक्वल टू h/p और p इज इक्वल टू h/, तो इससे कैलकुलेशन बैठती है आपकी D. ओके, Yes, ma'am. so this is all about this law and